और फिर पानी में फेंक दिया दिखाने के लिए कि भाई सुसाइड था, ये डूब के मरा है। मतलब लोग समझते हैं कि अगर आपको सबूत मिटाने तो आग लगा दो। इवन फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिल पाते। पहले तो उसको फिगर आउट करना कि एग्जैक्ट हुआ क्या था। एक डीएनए प्रोफाइलिंग मिल रही है या अगर आपको मल्टीपल डीएनए प्रोफाइलिंग्स मिल रही हैं। दो लोग आते हैं बाइक पर और एक इंसान को 4 गोली मारते हैं और उसे वहीं पर मारकर भाग जाते हैं। उसकी बॉडी से जितने भी बायोलॉजिकल सैंपल्स मिल रहे हैं वो पूरे प्रिजर्व करके भेजे जाते हैं। किसी घर में नई शादी होती है, नई दुल्हन आती है और पता चलता है उसने सुसाइड कर लिया। सिर्फ विक्टिम की बॉडी नहीं, उस पर्टिकुलर क्राइम सीन पे भी आपको बहुत सारे सैंपल्स मिल सकते हैं। तो फोरेंसिक एक्सपर्ट का क्या काम होता है वहाँ पे और वो कैसे इसको ड्राइव करते हैं? जो सस्पेक्ट है उसका भी हमारे पास में सैंपल आया है, उन दोनों डीएनए प्रोफाइलिंग को मैच। नमस्कार सभी को, आई एम एडवोकेट प्रशांत। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फोरेंसिक साइंस. Forensic science play a very important role in a modern criminal investigation. It is a future of investigation. इसमें काफी टाइम सेव होता है एंड इट इज मोर एक्यूरेट. ऐसा काफी कुछ है जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, बट फोरेंसिक एक्सपर्ट उनको अनकवर कर सकते हैं. काफी कुछ है बताने के लिए. इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ है प्रियांशी जी. शी इज एन फोरेंसिक्स एक्सपर्ट. हेलो प्रियांशी जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. मेरा पहला काफी जनरल सवाल होगा, फोरेंसिक साइंस है क्या? So forensic science is basically the science in which we use applications of different sciences. यानी हम साइंस की जितनी भी टेक्निक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फिजिक्स है, इन सभी की टेक्निक्स का यूज करते हैं फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. बेसिकली फोरेंसिक साइंस वर्क्स फॉर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. तो हम डिफरेंट साइंसेस की एप्लीकेशन का यूज करके क्राइम्स को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं. ये प्रोफेशन आपने कैसे चूज किया? कैसे किसने इंस्पायर किया आपको इसके लिए? तो बेसिकली जब हम स्कूल में होते हैं, कुछ होते हैं, तो हमने काफी टीवी में जो है सीरियल्स देखे होते हैं, तो फैसिनेटिंग सा फील लगता है. और मुझे भी शुरू से ही था कि मुझे क्राइम वगैरह में इंटरेस्ट था. तो बस मैंने अपना जो है यूजी और पीजी दोनों मैंने अपना परस्यू किया फोरेंसिक साइंस में ही, और फिर मैंने इसी में अपना करियर बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया. और एक चीज मुझे रियलाइज हुई इस टाइम पर कि इस फील्ड के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं है कि एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हो. इंटरेस्ट काफी लोगों को होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कैसे एक फोरेंसिक एक्सपर्ट बन सकते हैं, इसके बारे में लोगों को नॉलेज नहीं था. तो मैंने वो गाइड करना स्टार्ट करा. मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट करे, स्टूडेंट्स को अवेयर कराना कि हाउ यू कैन बेसिकली एंटर इनटू दिस फील्ड. ओके, तो इसके लिए आपके वीडियोस अवेलेबल हैं? एग्जैक्टली. इन जनरल मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ क्योंकि लोगों के लिए आसान होगा उसे समझना. आप उसमें बताना कि फोरेंसिक्स एक्सपर्ट क्या रोल उसमें अपना अदा करते हैं. काफी कॉमन हमने केसेस देखे हैं. किसी घर में नई शादी होती है, नई दुल्हन आती है और समहाउ 3 से 4 महीने बाद डोमेस्टिक वायलेंस होते हैं, मार पिटाई होती है और पता चलता है उसने सुसाइड कर लिया है. अब एक पक्ष ये कहता है कि उसको पहले मारा पीटा गया है और उसको सुसाइड बनाया गया है, और दूसरा ये कहता है कि इसके अफेयर वगैरह होंगे, ये परेशान थी शादी से, इसलिए इसने सुसाइड कर लिया. अब ऐसी सिचुएशन में आप जाते हैं जहां पर एक ऐसे लाश लटकी हुई है, तो फोरेंसिक एक्सपर्ट का क्या काम होता है वहां पे और वो कैसे इसको ड्राइव करते हैं? तो जनरली ऐसे केसेस सबसे ज्यादा आते हैं. मैक्सिमम जो केसेस आते हैं हमारे पास में वो यही आते हैं डाउरी डेथ के. तो इसमें क्या होता है कि 2 सिचुएशंस हो सकती हैं. पहली सिचुएशन कि जो घर वाले थे उन्होंने ही उसको इतना प्रताड़ित किया, मारा पीटा, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और फिर सुसाइड दिखाने के लिए बॉडी को जो है हैंग कर दिया. Okay. ये चीज पॉसिबल है. अब अगर आप किसी को मार रहे हो, पीट रहे हो, तो डेफिनेटली बॉडी पर आपको मार्क्स मिलेंगे. या इवन अगर गला दबा के भी मार दिया गया है और फिर फांसी पर टांग दिया गया दिखाने की सुसाइड है, तो वो भी पता चल सकता है. क्योंकि क्या होता है, जब हम हैंगिंग के केसेस देखते हैं तो हैंगिंग के केसेस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है एंगल, किस तरीके से जो है गले पे आपको निशान देखने को मिल रहे हैं. Okay. क्योंकि हैंगिंग हुआ है, अगर मतलब कि अगर फांसी का फंदा लगा के मौत हुई है, तो उसमें आपको एंगल डिफरेंट दिखेगा. और जनरली जो मौत होती है वो किस वजह से होती है कि जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन होता है वो ब्रेक हो जाता है. ये जनरली हैंगिंग में हमें हैंगिंग से होता है. हाँ, हैंगिंग में. क्योंकि जब हैंगिंग होगी तो पीछे से क्या होगा कि जर्क पड़ेगा. ओके. ऊपर खींचेगा, जर्क पड़ेगा, तो जर्क पड़ने से क्या होगा कि जो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड का कनेक्शन है वो टूट जाएगा.
ये चीज होती है। स्ट्रैंगुलेशन हुआ है, किसी का गला दबा के मारा है, तो फिर क्या होता है कि यहाँ जो है एस्पाइजिया होगा आपका, कि मौत किस वजह से हुई है, कि सांस रुकने की वजह से मौत हुई है। और फिर जो आपको निशान देखने मिलेंगे वो भी एंगल डिफरेंट हो। पहली चीज तो ये हो गई। इसके अलावा भी और भी क्राइटेरियाज हो सकते हैं, जैसे कि एक टेस्ट होता है जब कोई हैंग होता है, सुसाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल कि फांसी पे लटका हुआ है, तो जिस साइड उसका सर होता है उस साइड सलाइवा आएगा, और सलाइवा वो जो भी कपड़े पहने हुए हैं उस पे आपको मिलेगा। तो हम सलाइवा का टेस्ट लगा सकते हैं। सलाइवा के भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं, फेडेबस टेस्ट होता है, तो ये सब टेस्ट हम लगा के पता कर सकते हैं कि बॉडी पे जो बॉडी के जो क्लोथ्स हैं उस पे हमें सलाइवा मिला या नहीं मिला है। अगर सलाइवा नहीं मिला है तो वहां पे एक क्वेश्चन उठता है कि हमें जो है क्लोथ्स पे सलाइवा नहीं मिला है, जिससे ये हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं इसकी मौत पहले ही हो चुकी थी। ओके। ये फांसी नहीं लगाई, ये हैंगिंग का केस नहीं है। अगर ऐसे केसेस में किसी को जलाया गया है, मार के जलाया गया है, पहले उसे मारा गया है, फिर सबूत मिटाने के लिए एक मतलब लोग समझते हैं कि अगर आपको सबूत मिटाने तो आग लगा दो, तो उस बॉडी को आग लगा दी गई है। तो पहले तो उसको फिगर आउट करना कि एग्जैक्ट हुआ क्या था, क्योंकि जो निशान वगैरह हैं शायद वो भी अब गायब हो जाएंगे जलने से। फिर उसमें कैसी स्टडी की जाती है? इसमें हम देखते हैं एंटीमॉर्टम और पोस्टमॉर्टम बर्न्स पे हम जो है काम करते हैं। ओके। तो जनरली ये पोस्टमॉर्टम में भी हो जाती हैं चीजें, कि क्या होता है कि अगर एंटीमॉर्टम बर्न है तो क्या होगा, जब हमें आग लगे, किसी भी बॉडी पे आग लगेगी तो क्या होगा, इंजरीज कॉज हो रही हैं, तो बॉडी एंजाइमेटिक रिएक्शन करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि हमें जो है कोई भी इंजरी हो रही तो उसको हील करना है। तो हील करने के लिए क्या होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि अभी मौत हुई नहीं है। तो बॉडी में अगर एंजाइमेटिक रिएक्शंस देखने को मिले हैं तो कहीं ना कहीं यानी एंटीमॉर्टम बर्न है ये। ओके ओके। इसके अलावा एक चीज और होती है कि अगर जिंदा था इंसान और आग लगाई गई है, तो अभी वो रेस्पिरेशन कर रहा है, वो सांस ले रहा है, तो लंग्स में क्या जा रहे हैं, जो रेसिड्यूल्स हैं वो बॉडी में जा रहे हैं। जी। एक और चीज है, अगर पूरी तरह बर्न नहीं हुई है बॉडी, और बॉडी इन द सेंस कि ब्लड जो है वो पूरी तरह से अभी नहीं जला है, इस केस में ये चीज देखी जा सकती है कि जो हमारा ब्लड होता है, तो हीमोग्लोबिन बेसिकली, तो हीमोग्लोबिन जो है उसकी एफिनिटी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा अच्छी होती है। जनरली क्या होता है कि ब्लड ऑक्सीजन कैरी करके ले जाता है, तो ऑक्सीजन मिलना चाहिए, बट अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है और जब आग लगेगी तो इस तरीके की गैसेस प्रोड्यूस हो रही है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो ब्लड के साथ में कंबाइन कर जाएगी, हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइन करगी, तो आपको उस ब्लड का कलर एक तो ब्राइट रेड कलर में देखने को मिल सकता है, और साथ ही में आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट भी देखने को मिलेगा। तो अगेन ये प्रूफ हो जाता है कि ये पहले जलाया गया है। और भी कुछ चीजें होती हैं कि आपको, वो एक मैंने बताया एंजाइमेटिक जी। चीज हो गई, एक आपका लंग्स में जो है रेसिड्यूज आपको मिलेंगे क्योंकि आप इनहेल कर रहे हो, तो कार्बन के रेसिड्यूज आपके लंग्स में प्रेजेंट होंगे, और बाकी ब्लड का, कि हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ उसकी ज्यादा एफिनिटी है, तो वो उसके साथ कंबाइन कर जाएगा रादर देन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, तो आपको वो चीज देखने को मिलेगी। ये जैसे सभी आपने आंसर दिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपर्ट के लिए तो काफी आसान है ये सब पता करना, ऐसी सिचुएशंस को। आसान, हाँ एग्जैक्टली, मतलब कि हम पता कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको मेथड्स पे और सोफिस्टिकेटेड चीजें हैं ये पता करना, लेकिन पता लग पता लग सकता है। इसके अलावा अगर ऐसी सिचुएशन होती है किसी को मार के डुबा दिया जाता है पानी में, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है? तो अगेन दो सिचुएशंस होंगी, कि हो सकता है कि वो पानी में डूबने से ही मौत हुई हो। एक सिचुएशन होगी कि पहले मार दिया पहले गया मार- है और फिर पानी में फेंक दिया दिखाने के लिए कि भाई डूब गया। सुसाइड था, ये डूब के मरा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, बॉडी हमें पूरी सड़ी गली मिलती है, पानी में जाने से जो है पूरी बॉडी जो है गल चुकी है, तो हमें ना तो इंजरीज मिल रही है, इवन फिंगरप्रिंट्स भी नहीं मिल पाते हैं क्योंकि पूरा गल चुका है स्किन। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि ड्राउनिंग के जो केसेस होते हैं, अगर ड्राउनिंग है तो हमें उसमें मिलेंगे डायटम्स। अब डायटम्स क्या होते हैं, बेसिकली डायटम्स स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं हमें ना, ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो हर तरीके की वाटर बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं, और इवन डिफरेंट डिफरेंट वाटर बॉडीज में डिफरेंट आइटम्स होते हैं। तो हम बॉडी हमारे पास नहीं आती है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए गई, वहां से हमारे पास में लॉन्ग बोन्स कलेक्ट होके आते हैं, उन लॉन्ग बोन्स में से हम बोन मैरो को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसमें हम डायटम्स का टेस्ट लगाते हैं, ये चेक करते हैं कि बोन मैरो में हमें डायटम्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। अगर मिल रहे हैं तो डेफिनेटली वो ड्राउनिंग का केस है। अब यहाँ पे एक चीज ये भी आती है कि लोगों को लगता है लंग्स में मिल जाना चाहिए, तो लंग्स में नहीं मिलेगा, क्योंकि लंग्स में आपका पानी गया और वहां से पंप हो जाता है और फिर
ब्लड में फ्लो हो जाते हैं, डायटम जो पंप आउट होके ब्लड में फ्लो हो जाते हैं और उससे हमें फिर बोन्स में मिलता है। लंग्स में मिल सकते हैं बट नंबर ऑफ डायटम्स बहुत कम या फिर ना के बराबर होते हैं। तो वो हमें श्योरिटी नहीं देता है कि हमें अगर लंग्स में डायटम्स मिले तो हमें श्योरिटी नहीं देगा कि हाँ ये ड्राउनिंग से ही डेथ हुई है। बट अगर बोन मैरो में मिला है तो डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग प्रूफ हो जाता है। अगर एक टेस्ट नहीं कर पाते तो हमारे पास उसके अल्टरनेटिव अवेलेबल होते हैं कि एक टेस्ट नहीं है तो दूसरा टेस्ट करके देखते हैं। जनरली ड्राउनिंग में आपको डायटम्स का टेस्ट करने को ही रहता है कि आप ये टेस्ट कर लो। इसके अलावा फिर ड्राउनिंग के जो केसेस रहते हैं फिर आपको इंजरीज ढूंढनी पड़ती हैं, कितनी पुरानी बॉडी है, जल्दी अगर बॉडी रिकवर हो गई तो फिर इंजरीज देख सकते हैं हम, और डेथ किस रीजन से हुई है। रीजन ऑफ डेथ आपका बता देगा पोस्टमार्टम में, डॉक्टर ही बता देगा कि रीजन ऑफ डेथ क्या था ड्राउनिंग से, क्योंकि डॉक्टर को तुरंत देख के तो पता नहीं चल रहा ना कि बिल्कुल। ड्राउनिंग ही उसका डेथ का कॉज है। अगर कोई और बॉडी ऑर्गन बंद हुआ है कि जो है आपका एस्फाइजिया है या फिर कुछ और रीजन की वजह से डेथ हुई है तो वो कॉज ऑफ डेथ वहीं पता चल जाएगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि नाले से 10 दिन बाद एक बॉडी को रिकवर किया जाता है तो क्या उसकी फोरेंसिक स्टडी में कुछ पता लग सकता है? अगर 10 दिन वो पानी में ऐसे ही भीगती रही बॉडी, बिल्कुल ऐसी मिलती है, तो ऐसे क्या उसमें हम क्या मतलब क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं उससे? अगर 10 दिन बाद बॉडी मिली यानी पूरी डिकम्पोज हो चुकी Decompose। होगी और कुछ भी उसमें समझ नहीं आएगा, इवन आइडेंटिफिकेशन, पर्सन का आइडेंटिफिकेशन करना भी मुश्किल हो जाएगा कि एग्जैक्टली बॉडी किसकी है। तो पहले तो यही आइडेंटिफाई करना होता है। ऐसा एक केस भी था, आपने सुना होगा, निठारी केस था जिसमें बच्चों के स्केलेटन्स मिले थे नाले में, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन किया गया था कि बेसिकली कितनी बॉडीज हैं, नंबर ऑफ बॉडीज का आइडेंटिफिकेशन। तो स्केलेटन जो है हम क्या करते हैं बॉडी में, इसे बोलते हैं फॉरेंसिक एंथ्रोपोमेट्री का पार्ट होता है ये, जिसमें हम बॉडी के मेजरमेंट्स और जो स्केलेटन मिला है, क्या एज है उस स्केलेटन की, हम वो पता करते हैं। मेल स्केलेटन है, फीमेल स्केलेटन है, बच्चे का स्केलेटन है या किसी एडल्ट का स्केलेटन है, ये आइडेंटिफिकेशन होता है। इसके बाद में हम कर सकते हैं उसमें स्कल सुपरइम्पोजिशन, अगर स्कल मिला है, ठीक है, तो हम Okay। उसे स्कल सुपरइम्पोजिशन करेंगे कि जो मिसिंग रिपोर्ट्स लिखाते हैं लोग की मिसिंग है कोई पर्सन, तो अब तो कंप्यूटराइज्ड है सब कुछ, आपके पास में सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आप उनसे मैचिंग करते हो, मैचिंग करके आप पता लगा सकते हो कि ये किसका पर्टिकुलर स्केलेटन था। वंस अगेन मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आप समझाओगे कि कैसे फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स में काम करते हैं। एक बड़े बाजार में 2 लोग आते हैं बाइक पर और एक इंसान को 4 गोली मारते हैं और उसे वहीं पर मारकर भाग जाते हैं। तो अब फोरेंसिक्स टीम को वहाँ बुलाया जाता है। अब स्टेप बाय स्टेप आप मुझे बताइए, इसमें फोरेंसिक टीम वहाँ पर क्या करेगी? ये आ जाता है आपका क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के अंदर। सबसे पहले क्या हुआ, फर्स्ट रिस्पॉन्डर होगा जिसने सबसे पहले इस चीज को रिपोर्ट किया है, वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर है कि मुझे पता चला है, कॉल आया है पुलिस स्टेशन में, पुलिस पहुंचेगी सबसे पहले। पुलिस पहुंचती है तो वहां पे उनका काम होता है, सबसे फर्स्ट काम होता है कि आप मेडिकल एड देते हो। जो भी विक्टिम्स थे आप देखोगे, अगर वो अलाइव है तो आप मेडिकल एड देके उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओगे, अगर वो ऑलरेडी डेड हो चुकी है बॉडी तो फिर आपका पहला स्टेप होता है क्राइम सीन को प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ पे एक रूल आता है, 7S रूल बोलते हैं हम इसे, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन का रूल होता है, तो आप उसको फॉलो करते हो। तो जो फर्स्ट स्टेप है 7S का, दैट इज सिक्योरिंग ऑफ क्राइम सीन। ओके। तो सबसे पहले आप उसको सिक्योर कर लो। सिक्योर करना क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर वहां पे और लोग एंटर करेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है, क्राइम हुआ तो सारी पब्लिक घुस जाती है, इमोशंस के साथ लोग जो है घर के लोग वो आ जाते हैं। लोग भी जाके बॉडी के पास बैठ जाएंगे और पीट पीट के रो रहे हैं, तो उस वजह से क्या होता है, ऑब्वियसली उनके लिए वो बहुत सेंसिटिव सिचुएशन है। बट कहीं ना कहीं अगर आप थोड़ी प्रैक्टिकली हो जाओ उस टाइम पर, तो आपको क्या होगा, वहां पे एविडेंसेस डिस्ट्रॉय होने के चांसेस कम रहेंगे, कंटेमिनेशन नहीं होगा। जिसका एक काफी अच्छा एग्जांपल अगर बताया जाए तो आरुषि हत्याकांड था। एग्जैक्टली वो ये पूरा मॉर्निंग में पता चलता है और शाम तक वहां पर 100 से ज्यादा लोग, रिलेटिव्स, फैमिली मेंबर्स, और मीडिया में आ गया था तो मीडिया के लोग वहां पे हाँ। उन्होंने पूरा क्राइम सीन को ही डिस्ट्रॉय कर दिया तो था। हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंटेमिनेशन की ही है कि लोगों को जाके देखना है, अच्छा क्या हुआ ऐसा क्या क्या हुआ, ऐसा बहुत उन्हें इंटरेस्ट आता है। बल्कि सबसे पहला काम होता है मत जाओ, क्योंकि आप जितना कंटेमिनेट कर दोगे उतना एविडेंसेस कलेक्ट करना और फिर उन पर टेस्टिंग करना मुश्किल काफी हो मुश्किल जाएगा। होगा। तो कंटेमिनेशन की प्रॉब्लम होती है। तो पहला रूल यही है कि सिक्योर द क्राइम सीन। आप क्राइम सीन को सिक्योर कर लो कि कोई भी एंटर ना करे। इवन मीडिया को भी एक क्राइम सीन सिक्योर करने के भी मेजर्स होते हैं कि लेवल 1 क्राइम सीन
फिर लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से। तो लेवल 1 में सिर्फ इन्वेस्टिगेटर होगा जो एविडेंस कलेक्ट कर रहा है। फिर लेवल 2 रहता है जिसमें जो है कुछ और इन्वेस्टिगेटर्स और पुलिस पर्सन को एंट्री रहती है। लेवल 3 में क्या होता है कि जो मीडिया है, क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया को भी जवाब देना जरूरी है, तो फिर मीडिया को एंट्री रहती है कि आप इस लेवल के बाहर खड़े रहेंगे, और फिर उसके बाद वहां की जनरल पब्लिक खड़ी रहती है। तो इस तरीके से सिक्योरिंग की जाती है। अब क्राइम सीन सिक्योर करने के बाद में स्टेप आता है कि फोटोग्राफी। आप पहले बिना किसी चीज को टच करे सब कुछ डॉक्यूमेंट करोगे। फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और स्केचिंग, 3 चीजें रहती हैं। तो आपने वो करा, आपने प्रॉपरली स्केचिंग करी। स्केचिंग भी रफ बनता है, एक फिनिश्ड स्केच बनता है। रफ स्केच जो दिख रहा है आपको डायरेक्ट ड्रॉ कर लो, सिंपल। फिनिश्ड स्केच में आप प्रॉपर मेजरमेंट्स लेते हो कि बॉडी से कितना दूर हमें एक एविडेंस मिला है, दूसरा एविडेंस कहाँ है, तीसरा क्या है, सब कुछ आप पूरा मेजरमेंट्स के साथ लेते हो। और इसका रिक्वायरमेंट क्यों होता है? क्योंकि फ्यूचर में हो सकता है कि हमें वो क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्ट करना पड़े। अब रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमें एक एक मेजरमेंट्स जरूरी होते हैं। तो एक फिनिश्ड स्केच बनता है जिसमें हम प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ वो करते हैं। जब ये डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाए, इसके बाद में एविडेंस कलेक्शन स्टार्ट होता है। अब एविडेंस कलेक्शन के लिए आप डिफरेंट मेथड्स का यूज कर सकते हो, जो इन्वेस्टिगेटर पर डेफिनेटली डिपेंड करती है कि वो किस मेथड के थ्रू, डिपेंड्स कि उनके पास कितना मैन पावर है, कितने लोग हैं जो एविडेंस कलेक्शन कर रहे हैं। ओके। उसके हिसाब से वो एक मेथड चूज करते हैं। जनरली 4-5 मेथड्स होती हैं, स्पाइरल मेथड, ग्रिड, स्ट्रिप मेथड, जोन मेथड होती है, एक व्हील मेथड होती है। तो जो भी उन्हें कन्वीनियंट लगती है उस हिसाब से वो एक मेथड चूज करते हैं, और फिर उसके बाद में वहां पे एविडेंस सर्चिंग स्टार्ट होती है। एविडेंस सर्च हुए, जितने भी एविडेंसेस मिले कलेक्ट होते हैं, और फिर पैकेजिंग होती है, पैकेजिंग एंड सीलिंग। इतना काम हो गया। और हाँ, इसके पहले ही बॉडी की जब फोटोग्राफी हो गई है तो बॉडी चली जाती है, उसके बाद एविडेंस कलेक्शन होता है। बॉडी चली गई, पोस्टमार्टम इन जनरल वो सैंपल कलेक्ट कौन करता है? सैंपल कलेक्शन की टीम है, मतलब जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट जा रहे हैं उनके साथ में पुलिस वाले भी जो होते हैं, तो उनको भी असाइन, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हुआ है वहां पे असाइन उस केस के लिए, तो वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इंक्लूडिंग द फॉरेंसिक टीम वो वहां पे एविडेंस कलेक्शन करते हैं। बाकी और कोई भी एविडेंस कलेक्शन नहीं कर सकता है। तो कलेक्ट हुआ, पैक हुआ, सीलिंग हुई, एविडेंसेस की प्रॉपर मार्किंग होती है, और फिर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उनसे बोला जाता है कि अब आप इन एविडेंसेस को लैब तक पहुंचा दो। ओके, सिंपल। क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि जो एविडेंस कलेक्ट कर रहा है पर्सन वही लैब में काम करे उन एविडेंसेस पर, क्योंकि टीम डिफरेंट होती है। अगर पुलिस में बताया जाए तो मालखाना होता है उनका, पहले वो मालखाना के पास जाते हैं, वहां से फोरेंसिक्स के लिए वो जाते हैं। तो अगर आपके पास आ चुके हैं वो सभी, अब एविडेंसेस आ चुके हैं लैब में, तो लैब में भी अब क्या होता है कि एविडेंस एक जगह नहीं आते हैं, डिविजन्स होते हैं, डिफरेंट डिविजन्स होते हैं। तो जो भी पुलिस वाला, जो हेड कांस्टेबल है, जनरली हेड कांस्टेबल्स ही लेके आते हैं, तो वो डिफरेंट डिविजन्स में कि टॉक्सिकोलॉजी में हमें विसरा देना है, जो ब्लड के सैंपल्स हैं, जितने भी वेपन्स हैं जिन पे ब्लड लगा है वो हमें सीरोलॉजी में देना है, अगर कोई हमें एम्यूनेशंस मिले हैं तो हमें बैलिस्टिक्स में देना है, और बाकी के कोई भी अगर हमें वेपन्स मिल रहे हैं तो वो हमें फिजिक्स में देना है। इस तरीके से डिफरेंट डिविजन्स में जाके वो अपने एविडेंसेस को दे देते हैं। साथ में वो पूरी रिपोर्ट्स देते हैं, एफआईआर देते हैं। पीएम रिपोर्ट बाद में आती है, तो अगर आ चुकी है पीएम रिपोर्ट तो साथ में मिल जाएगी, नहीं तो वो बाद में आएगी। तो पीएम रिपोर्ट, पंचनामा, सब कुछ आता है। अब यहाँ पे आ गया, अब जरूरी नहीं है कि उसी दिन केस ओपन हो, एविडेंसेस आके कलेक्ट हो जाते हैं। अगर ऑब्वियसली बहुत वैसा केस है कि जिन्हें बोला गया कि आपको जल्दी उसकी रिपोर्ट देनी है, तो वो ओपन हो जाता है। तो केस ओपन होने के पहले पूरी रिपोर्ट पढ़ी जाती है, फिर उसके बाद में केस ओपनिंग होती है। तो केस ओपन हुआ तो हमें काफी सारी चीजें तो पीएम रिपोर्ट में ही देख के पता चल जाती है कि किस तरीके का केस हो सकता है। जैसे आपने बताया था कि गोली मार के ये वाला क्राइम हुआ है, तो हमारे पास में गन आएगी, गन नहीं आए, हमें जो है बुलेट्स मिलेंगी, ठीक है, बुलेट्स मिलेंगी, कार्ट्रिज भी मिल सकता है हमें। तो ये सारी चीजें आएंगी, तो हम इससे सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि वो किस तरीके का एम्यूनेशन यूज किया गया होगा, वो किस गन से निकला हो सकता है बाद में गन की भी रिकवरी हो, और वो भी हो सकता है वो बाद में जब और इन्वेस्टिगेशन होगा तो हाँ उस टाइम पे हमें मिल सकते हैं। तो स्टार्टिंग में तो हमें यही मिलेंगे एविडेंसेस। तो ये मिला, गन पाउडर मिल सकता है, ये सारी चीजें हमें मिली हैं, तो हम उस पर अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो जनरली आइडेंटिफिकेशन यही होता है। अब एविडेंस आगे, जो भी एविडेंस आए, जितने भी एविडेंसेस आए, सब पर जो पूछा गया है, अगेन हम सिर्फ उतना ही इन्वेस्टिगेट करते हैं जितना पूछा गया है। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने जो क्वेश्चन किया, उसने अगर ये पूछा है कि आप बस इतना बता दो कि ये जो बुलेट है वो किस टाइप की गन से चली होगी, तो हम बस उतना ही लिख के देंगे। और अगर आपको फिंगरप्रिंट्स कलेक्ट करने हो, उसका क्या प्रोसीजर है? फिंगरप्रिंट्स का ऐसा रहता है कि फिंगरप्रिंट्स आपको डिफरेंट टाइप्स के मिल सकते हैं। 3 तरीके के फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे, लेटेंट,
पेटेंट और प्लास्टिक प्रिंट्स। लेटेंट जो आपको नीकेड आई से नहीं दिख रहे हैं, नहीं दिख ठीक है। फिर पेटेंट प्रिंट होते हैं जो आपको इजीली दिख रहे हैं। फिर आते हैं आपके प्लास्टिक प्रिंट्स जो 3D प्रिंट्स होते हैं। तो 3D प्रिंट्स ऐसे हो सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कहीं पेंट था तो पेंट गीला हो, वहां किसी ने हाथ रखा हो, या सॉइल पे मिल रहे हैं हमें इस तरीके के जो प्रिंट्स मिल रहे हैं जो इजीली दिख रहे हैं। अब हमें जो प्रिंट्स नहीं दिख रहे हैं वो टास्क है हमारा, वो हम कैसे कवर करें। तो उसकी टेक्निक्स होती हैं, फिंगरप्रिंट डेवलपिंग टेक्निक्स होती हैं Okay. डेवलपमेंट करने की उसको। तो जैसे कांच है, कोई कांच पे किसी ने हाथ रखा है तो वहां पे अब सबसे बड़ा टास्क तो ये होता है कि इन्वेस्टिगेटर का कि आपको वहां पे एक फिंगरप्रिंट नहीं मिलेगा। तो वहां पे जितने भी लोग आए होंगे उन सभी के फिंगरप्रिंट्स प्रेजेंट हैं। सो नाउ इट्स योर ड्यूटी टू आइडेंटिफाई विच वन इज बेसिकली रिक्वायर्ड एंड विच इज द यूजलेस प्रिंट। तो ये एक एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट जो होते हैं उन्हें पता होता है कि इस तरीके का से क्राइम हुआ होगा, ये चीज उसने टच करी होंगी, तो हमें यहाँ से कलेक्ट। तो हमें डेवलप करने के लिए कुछ टेक्निक्स का यूज करना होता है। तो जनरली हम पाउडर मेथड्स यूज करते हैं, बहुत बेसिक सी जो टीवी वगैरह में भी लोग देखते हैं शोज में कि एक्सपर्ट्स आए हैं ग्लव्स पहन के और यूं ग्लास पकड़े हुए हैं, ऐसे ब्रश से जो है वो डेवलप कर रहे हैं, तो वो पाउडर्स होते हैं। ओके। तो फिंगरप्रिंट डेवलपमेंट किट होती है पूरी, उसमें आपके पास ब्रशेस होते हैं, डिफरेंट कलर्स के पाउडर्स होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सरफेस आपको जो है लाइट कलर का ही मिल रहा है या डार्क कलर का ही मिल रहा है। तो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ सरफेस, द कलर ऑफ द सरफेस, हमें अपना वो पाउडर चूज करना है और आप उससे डेवलप करो। डेवलप करने के बाद में आप उसकी लिफ्टिंग करते हो। फोटोग्राफी करी हमने, लिफ्टिंग करी और लिफ्टिंग करके हमने उसे प्रिजर्व कर लिया। तो ये एक पाउडर टेक्निक हो गई। अब कुछ ऐसे सरफेसेस होते हैं जहाँ पे हम पाउडर का यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे केमिकल मेथड्स का यूज होता है, निनहाइड्रिन, आयोडीन फ्यूमिंग, ये सारी मेथड्स का यूज करके। अब ये जो केमिकल मेथड्स होते हैं जनरली जो केमिकल है वो वॉलेटाइल होता है। आपने डेवलप किया जैसे आयोडीन फ्यूमिंग का यूज करके आपने दीवार पे कोई प्रिंट डेवलप कर लिया, अब वो थोड़ी देर में उड़ जाएगा क्योंकि वो वॉलेटाइल है, तो हमें उसको प्रिजर्व करना है। तो हम फोटोग्राफी ही कर सकते हैं उसमें, क्योंकि हम दीवार तो लेके जा नहीं सकते हैं, तो हमें फोटोग्राफी करनी पड़ेगी। तो फोटोग्राफी करके हम उसे प्रिजर्व कर लेते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं फिंगरप्रिंट। अब आपके पास लैब में वो सब आ चुका है, अब लैब में क्या टेस्टिंग होती है, फिर कैसे रिपोर्ट बनाई जाती है, अब फर्दर उसमें बताइए। तो फिंगरप्रिंट अब आ चुका है, अब हमें आइडेंटिफिकेशन करना, तो हमें उसके साथ ये भी चाहिए कि आप क्वेश्चन किससे कर रहे हो, कि ये सस्पेक्ट है, ये सस्पेक्ट के प्रिंट्स हैं, अब आप उससे मैचिंग करते हो। तो फिंगरप्रिंट की मैचिंग के क्राइटेरियाज होते हैं कि रिजेस होते हैं, हमारी जो फिंगर्स होती हैं, ये जो हमें पैटर्न्स दिख रहे हैं, सबके अपने अपने पैटर्न्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के पैटर्न्स होते हैं, आर्क, लूप, वर्ल्ड, इन्वर्टेड आर्क होता है एक, इस तरीके। एक्यूरेसी रेट क्या है इसमें की? बिल्कुल आप 100% बता सकते हो कि ये मैच हो गया। क्योंकि उसमें जब आपके कुछ पॉइंट्स मैच कर गए, कुछ क्राइटेरियाज मैच कर गए, तो आप उसमें बोल सकते हो कि हाँ हमने इस प्रिंट को इससे मैच किया था, इतना % मैचिंग हुआ है, यानी कि ये मैच हो रहे हैं, हो सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद मैच के बाद फिर आपको फर्दर क्या करना होता है? हमें सिर्फ रिपोर्ट देनी होती है कि जो हमारे पास सस्पेक्टेड प्रिंट आया था और जो हमें क्राइम सीन से मिला है, हमने दोनों की मैचिंग करी है, इतने % जो है मैचिंग हुई है, मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, जो भी रिपोर्ट में है वो हम मेंशन करते हैं। ऐसा काफी कुछ है जो सीखने को मिल रहा है इसमें। आप मुझे ये बताइए कि लोगों को मतलब काफी मिसकंसेप्शन रहता है पोस्टमार्टम से रिलेटेड और फोरेंसिक साइंस से रिलेटेड, ऐसी कुछ बातें भ्रम है जो आप दूर करना चाहते हैं लोगों की? जनरली जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं ना, उनके अंदर बहुत सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि पोस्टमार्टम करने मिलेगा। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन की फॉरेंसिक साइंस की फील्ड में जाके तो पोस्टमार्टम करने को मिलेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पोस्टमार्टम सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर करते हैं और ऑथराइज्ड डॉक्टर होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर होते हैं, तो मॉर्चरी में पोस्टमार्टम होता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट कभी पोस्टमार्टम नहीं करता है, स्पेशली जो सीआईडी के उसमें दिखाया जाता था कि डॉक्टर सालू के हैं और बॉडी रखी है और सब खड़े होके बढ़िया बातें कर रहे हैं और दिखा रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये चीज एक मिसकंसेप्शन है। दूसरा मिसकंसेप्शन ये होता है कि फॉरेंसिक साइंस इज ओनली अबाउट क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन, कि आपको बस क्राइम सीन पर जाना है, बॉडी देखनी है, एविडेंसेस कलेक्ट करने, बस आपका काम खत्म। तो वो सिर्फ एक स्टेप है, वो एक बहुत ही बेसिक स्टेप है फॉरेंसिक साइंस का। वहां पे कलेक्शन प्रिजर्वेशन हुआ और मेन काम अब आपका आता है लैब में, क्योंकि एविडेंस तो आ चुके, एविडेंस नहीं जाता कोर्ट कि कोर्ट में एविडेंस पहुंच रहा है, कोर्ट में रिपोर्ट जाती है, रिपोर्ट के साथ फिर आप एविडेंस भेज सकते हो, बट रिपोर्ट की ही वैल्यू होती है कि एक एक्सपर्ट की रिपोर्ट में क्या लिखा है। तो मेन काम फॉरेंसिक लैब्स में हो रहा है।
रिपोर्ट्स के साथ अगर एविडेंसेस को भेजना होता है तो उसका मोटिव ये होता है ये पता करना कि ये टेम्पर तो नहीं किए गए हैं, हाँ कि वो रियल एविडेंसेस हैं या टेम्पर्ड हैं, तो इसलिए रिपोर्ट्स जो एविडेंसेस है वो जाते हैं। जो वैल्यू होती है वो रिपोर्ट्स की होती है कि रिपोर्ट्स में क्या लिख कर आया है। अगर हम बात करें पोस्टमार्टम की, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप बता पाएं कि ये होता क्या है, कैसे किया जाता है और कितनी लंबी कहानी है इसकी, कब से हम देखते रहे हैं पोस्टमार्टम को? पोस्टमार्टम काफी पहले से चल रहा है, मतलब इसकी मुझे एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन ये बहुत पहले से पोस्टमार्टम की प्रोसेस चल रही है, क्योंकि कॉज ऑफ डेथ सबको जानना है। अगर कोई सस्पिशियस डेथ है तो कॉज ऑफ डेथ आपको सिर्फ पोस्टमार्टम में ही पता चलेगी कि एग्जैक्टली क्या रीजन रहा है। तो पहले से काफी कहा जाता है कि एक बॉडी सब कुछ बताती है। हाँ, और वो बात बिल्कुल सच है, क्योंकि आधा डॉक्टर जो है ना उसको समझ आ चुका है कि इस बॉडी के साथ क्या हुआ है। डॉक्टर को क्लियर कट समझ में आ जाता है कि मर्डर है या फिर सुसाइड है या क्या है, लेकिन ऑब्वियसली डॉक्टर का काम सिर्फ इतना ही, जितना काम है वो उतना ही मेंशन करेंगे अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। हाँ, तो स्टेप्स की बात करते हैं पोस्टमार्टम की। तो बॉडी पहुंची मॉर्चरी में डॉक्टर के पास में, डॉक्टर के साथ एक हेल्पर होता है, वो साथ में पोस्टमार्टम में हेल्प करता है। तो जनरली मेथड्स होती हैं, सबसे पहले तो कि बॉडी पे जितने भी क्लोथ्स हैं, जो एविडेंसेस है, पहले बॉडी के ऊपर के एविडेंसेस कलेक्ट होंगे। कोई ब्लड के मार्क्स हैं, सैंपल्स हैं, वो सब कलेक्ट होते हैं। क्लोथ्स हैं, उन क्लोथ्स को प्रॉपर्ली निकाल के पैक करके रखा जाता है, क्योंकि आपने उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं। फिर उसके बाद में जो दूसरे बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, जैसे अगर कोई रेप का केस है तो उसमें भी आपको कलेक्शन करना होता है कि सीमेन सैंपल्स या वेजाइनल फ्लूइड्स या इस तरीके की आपको बायोलॉजिकल फ्लूइड्स मिलेंगे, वो आपको उससे बॉडी से एक्सट्रैक्ट करने हैं और वो पैक करना है। इसके बाद में आप बॉडी को जो है कट करना स्टार्ट करोगे। ओके। पहले बॉडी की पूरी इंजरीज चेक करो आप, ऊपर क्या है, क्या इंजरीज है, क्या डिस्कलरेशन हो रहा है। इवन ये भी देखा जाता है कि भाई बॉडी में एल्गर मोटिस, राइगर मोटिस, लिवर मोटिस, पाल्मर मोटिस, ये किस तरीके की चीजें देखी जा रही हैं, इनमें से कुछ है प्रेजेंट या नहीं, क्योंकि राइगर मोटिस भी कुछ घंटों के बाद खत्म हो जाता है, तो ये चीज देखी जाती है। फिर अब इंजरीज देख ली, इंजरीज कहाँ प्रेजेंट है, किस एरिया में प्रेजेंट है, क्या कलर है इंजरी का, कितनी डीप इंजरी है, पूरा पूरा मेजरमेंट होता है इंजरीज का, वो पूरे मेजरमेंट्स के साथ देखा। अब हम बॉडी को कट करेंगे, तो बॉडी कट करने की भी मेथड्स होती हैं कि आप वाई शेप्ड कटिंग होती है, एक होता है पीछे से पूरा ऐसे कट किया जाता है और फिर स्ट्रेट एब्डोमेन से थॉरेक्स की तरफ। फिर इसके बाद में एक होता है सीधा स्ट्रेट इंसिजन लगा दो, वो डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ओके। इसके बाद में इंटरनल ऑर्गन्स, जैसे हम विसरा बोलते हैं, तो वो एग्जामिन होता है। एग्जामिन बेसिकली वो एग्जामिन नहीं करते, यानी कि उन्होंने बस देखा कि हाँ ऑर्गन्स किस हालत में है, और उसके बाद में ऑर्गन का छोटा छोटा पार्ट कट करके बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। पहले क्या होता था, पहले पूरा का पूरा ऑर्गन रख के आ जाता था, इतने बड़े बड़े बॉक्सेस में ऑर्गन्स के ऑर्गन आ रहे हैं। ओके। लेकिन अब वो चीज नहीं है, अब छोटा छोटा पार्ट कट होता है, इंटेस्टाइन का छोटा पार्ट, लिवर का छोटा सा पार्ट, स्प्लीन आ जाएगा, स्टमक कंटेंट आ जाएगा, ये सारे पार्ट्स पैक होके स्मॉल स्मॉल वाइल्स में विद प्रिजर्वेटिव, क्योंकि वो सड़ जाएगा अगर प्रिजर्वेटिव नहीं डालोगे आप। प्रिजर्वेटिव के साथ में आया लैब में, तो अब हमें लैब में काम करना है। इसमें आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि कौन से ऑर्गन है जो हमें चाहिए, मतलब कोई एफआईआर को पढ़ने के बाद की? नहीं, जनरली इन सारे ही ऑर्गन्स वो जो है पैक करके भेजते हैं। अगर उन्हें पॉइजन सस्पेक्टेड लगा है तो ऑर्गन्स भी कब भेजे जाते हैं, जब पॉइजन सस्पेक्टेड है, कि डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा है कि किस वजह से डेथ हुई है, तो वहां पे उन्होंने हो सकता है कि यहाँ जहर खाया हो, तो पॉइजन एग्जामिनेशन के लिए हम विसरा भेजते हैं। विसरा भेजने का एक ही कंसेप्ट है कि आप पॉइजन का एग्जामिनेशन करके बता दो है या नहीं है। तो वहां पे आ गया, अब काम होगा लैब में। तो अगेन वही सेम प्रोसीजर, रीडिंग द एफआईआर एंड ऑल द रिपोर्ट्स, और फिर उसके बाद में केस ओपन हुआ, हमने विसरा ओपन किया, विसरा को कट किया, कट करने के बाद में हम उसे बॉईल करते हैं। बॉईल करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो वॉलेटाइल पॉइजन्स हैं उन्हें हम अलग लेते हैं, नॉन वॉलेटाइल पॉइजन्स को हम अलग सेपरेट करते हैं विसरा में से, फिर उनपे हम टेस्टिंग करते हैं कि कौन सा पॉइजन है ये। डिफरेंट टेस्ट होते हैं हर पॉइजन के, वो टेस्ट करने के बाद में हम रिपोर्ट बनाते हैं कि ये पॉइजन का टेस्ट पॉजिटिव आया है तो ये पॉइजन हो सकता है। ये पूरा प्रोसीजर है। हमने कोर्ट्स में देखा कि सालों साल रिपोर्ट्स नहीं आती हैं फोरेंसिक की, बट उम्मीद है कि ये इम्प्रूव होगा फ्यूचर में। तो आप इस प्रोफेशन में, तो आप मुझे बताइए कि पास्ट कैसा था इसका, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर क्या हो सकता है?
तो फॉरेंसिक साइंस एक ऐसी फील्ड है जिसकी मदद से आप किसी भी क्राइम को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी तरीके के क्राइम को आप सॉल्व कर सकते हो। बस एक चीज है कि अगर आप स्टेप्स प्रॉपरली फॉलो करो, पुलिस जो है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करे, क्योंकि अगर एविडेंस टैम्परिंग हो गया तो फिर कुछ भी नहीं कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि सब कुछ एविडेंस है। आप आई विटनेस ले आओगे, लेकिन आई विटनेस आर नॉट रिलायबल एट ऑल। एक वो लीड दे देंगे, लेकिन आप उसके बेसिस पे आप कंक्लूजन नहीं दे सकते हो कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। तो पहले के टाइम पे क्या था कि थोड़े प्रॉब्लम्स आते थे। क्यों प्रॉब्लम्स आते थे? इतने ट्रेंड नहीं है प्रोफेशनल्स। इसके अलावा इतने हमारे पास में इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, मशीन्स नहीं थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, हमारे पास में बहुत अच्छे अच्छे मशीन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो काम को जो है स्पीड अप कर रहे हैं, साथ में उतना एक्यूरेट। अगर हमें बहुत छोटा सा भी हेयर का सैंपल मिला तो भी हम उससे बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हम बहुत छोटे छोटे सैंपल्स पे अब काम कर पा रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो अभी भी मुझे प्रॉब्लम लगती है इस पर्टिकुलर फॉरेंसिक साइंस फील्ड की, ये है फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की कमी। और वो कमी सिर्फ गवर्नमेंट ही दूर कर सकती है, क्योंकि अगर आप फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स को हायर नहीं करोगे, जी, आप रिक्रूट नहीं करोगे, तो वो कहाँ से आएंगे? अब वर्कलोड है तभी इतना डिले है। एग्जैक्टली डिले का कारण ये है कि एक्सपर्ट्स की कमी। उनके पास में दिन में 300-400 केस आ रहे हैं, आपके पास में मैन पावर की कमी है, आप नहीं कर सकते इतना काम। और जैसे हमने विसरा की बात करी थी, आपको एक टेस्ट नहीं लगाना है, आपको बहुत सारे टेस्ट लगाने होते हैं, तो आप एक दिन में तो वो कर ही नहीं सकते हो। तो इसलिए आप जितना मैन पावर बढ़ाओगे, स्पीड अप होगा केस, उतना ज्यादा स्पीड अप होगा। और अभी जो बहुत अच्छी चीज की गई है, जो चेंजेस हुए हैं, उसमें ये चीज बोली गई है कि 7 साल से ज्यादा की सजा का प्रावधान जिस भी क्राइम में है उसमें फॉरेंसिक टीम ही विजिट करेगी, कंपलसरी कर दिया गया है और वो लागू भी हो गया है। उसकी वजह से बहुत हेल्प रहेगी कि एविडेंस प्रॉपरली कलेक्शन प्रिजर्वेशन होगा, क्योंकि पुलिस को सिर्फ 2 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। अब उस ट्रेनिंग में आप कितना सिखा कर पाएंगे, उनके पास वर्कलोड भी काफी ज्यादा होता है। हाँ, और यही चेंजेस हैं जो अब जो न्यू लॉज आए हैं, उसमें इसे बोला जाता है फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन। ये फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन का, जहाँ पर फोरेंसिक्स को काफी अहमियत दी जाती है। और अगर हम पुराने केसेस देखें, जो हमारा आईपीसी था जिसके तहत पहले इन्वेस्टिगेशन होती थी, उनका प्रोसीजर काफी स्लो था। और वो ये दिखता था कि हमें सीसीटीवी फुटेज में क्लियर दिख गया है इस इंसान ने किया है, बट वो उसे एडमिट ही नहीं करते कि वो एडिट्यूड हो सकता है, क्रॉप हो सकता है। बट न्यू जो हमारे नए कानून आए हैं, इसमें काफी सारे फोरेंसिक्स को अहमियत दी जा रही है, उनको एडमिसिबल किया जा रहा है कोर्ट के अंदर। तो काफी अच्छा चेंज आया है। अब हम बात करेंगे एक ऐसा केस की जो मीडिया में काफी चर्चित है, जो आर.के. जिगर कॉलेज का एक रेप केस है। तो ऐसे केसेस में फोरेंसिक्स एक्सपर्ट कैसे कलेक्शन करते हैं एविडेंसेस का, और जो इसमें एक्यूज्ड है उसका और जो विक्टिम है उसका? तो सबसे पहले जो विक्टिम है, उसकी बॉडी से जितने भी बायोलॉजिकल सैंपल्स मिल रहे हैं वो पूरे प्रिजर्व करके भेजे जाते हैं। दूसरी चीज, सिर्फ विक्टिम की बॉडी नहीं, उस पर्टिकुलर क्राइम सीन पे भी आपको बहुत सारे सैंपल्स मिल सकते हैं। हेयर सैंपल मिल सकता है और आपको टिश्यू के सैंपल्स यानी स्किन वगैरह के पार्ट भी मिल सकते हैं, क्योंकि जो विक्टिम है उसने स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल होने की वजह से हो सकता है कि जो सस्पेक्ट है, जो क्रिमिनल है बेसिकली, उसके कुछ स्किन के टिश्यूज या ब्लड जो है वहां पे हमें क्राइम सीन से मिला हो, वो सब कलेक्ट होके आपका आता है लैब में, तो हम उस पर टेस्टिंग करते हैं। तो जनरली रेप केसेस में जो भी सैंपल आए हैं, हम उसमें से डीएनए प्रोफाइलिंग करते हैं, और उस डीएनए प्रोफाइल को जो सस्पेक्ट है उसका भी हमारे पास में सैंपल आया है, उन दोनों डीएनए प्रोफाइलिंग को मैच करते हैं। अब जैसे जो अभी लेटेस्ट केस हुआ है आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो केस था, तो उसमें भी ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा था कि ऐसा क्वेश्चन मार्क लगाया जा रहा था कि ये गैंग रेप हो सकता है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे हो, तो वो भी बहुत तरीके से हो सकता है कि आपके पास जो सीमेन सैंपल्स आए हैं, तो क्या आपको उसमें सिर्फ एक डीएनए प्रोफाइलिंग मिल रही है, या अगर आपको मल्टीपल डीएनए प्रोफाइलिंग्स मिल रही हैं। अगर मल्टीपल डीएनए प्रोफाइलिंग्स मिल रही है, इसका मतलब ये है कि उसमें और भी लोग जो थे इंक्लूडेड थे। अगर आपको सिर्फ एक ही डीएनए प्रोफाइल मिली है और वो आपने सस्पेक्ट के डीएनए से मैच कर लिया है, यानी कि वो सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन का ही काम था। तो ये चीज हो सकती है। आपको सलाइवा भी मिल सकता है, सलाइवा के सैंपल्स भी मिल सकते हैं। और जनरली कोई क्राइम्स होते हैं ना, तो जो क्रिमिनल्स होते हैं वो क्राइम सीन्स पर कुछ ना कुछ सलाइवा के सैंपल्स छोड़ जाते हैं, गलती से। हाँ, गलती से। कैसे कि वो सिगरेट लेते हैं, क्योंकि जनरली सिगरेट वगैरह कंज्यूम करते हैं, या अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो अल्कोहल की बोतल मिल गई या ग्लास मिल गया या जो है सिगरेट बड मिल गया, तो उससे हमें सलाइवा के सैंपल्स मिल जाते हैं, तो हम उससे भी प्रोफाइलिंग कर सकते हैं।
हाँ, इस केस में आई डोंट नो द रियलिटी, बट जो मीडिया रिपोर्ट से मुझे पता लगा था कि जिसमें एक्यूज था उसने अपना ईयरफोन वहाँ पे वो छूट गया था। आई डोंट नो कि रियल है नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं मीडिया रिपोर्ट्स पे तो ज्यादा भी रिलाई करता नहीं, बट ये सच था कि वहाँ पे जो क्राइम सीन था वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। हाँ, क्या रियल है ये या फिर मीडिया रिपोर्ट से? अगेन जो भी है न्यूज में जो आया उसी के अकॉर्डिंग मैं भी डिस्कशन करूंगी कि उन्होंने ये बोला कि 20 मीटर की दूरी पर ये जो है वहां पर रेनोवेशन का काम स्टार्ट कर दिया गया था क्राइम होने के बाद में। तो वहाँ के अथॉरिटीज का ये कहना था कि जो काम कर रहे थे उन्हें नहीं पता था कि ऐसा कुछ क्राइम हुआ है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि जब इतना बड़ा कोई क्राइम हुआ जो पूरा देश जान रहा है, देश के बाहर भी लोग जान रहे हैं, और आप बोल रहे हो कि वहीं पास में जो काम कर रहे थे उन्हें नहीं पता, दैट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल। और इवन कहीं ना कहीं अथॉरिटीज भी इसमें इन्वॉल्व होंगी, एविडेंस टैम्परिंग में, डिस्ट्रक्शन में, क्योंकि हमने एक मॉब अटैक भी सुना था कि 3-4 हजार लोगों ने जो है प्रोटेस्टर्स पे अटैक कर दिया। तो उससे भी ये बात आती है कि कहीं ना कहीं एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के लिए किया गया था क्या, क्योंकि एविडेंस डिस्ट्रॉय करना भी एक क्राइम है। तो ये चीज हो सकती है। अब मैं ये लास्ट सवाल होगा मेरा आपसे, आप इस प्रोफेशन में हैं और ये काफी चैलेंजिंग हो सकता है, तो आम इंसान को नहीं पता कि इसमें क्या क्या चैलेंजेस आप फेस करते हैं, तो आप क्या बताएंगे क्या चैलेंजेस होते हैं बीइंग इन दिस प्रोफेशन? तो सबसे बड़े चैलेंज आते हैं आपके क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि बहुत नॉर्मल सा क्राइम सीन मिल रहा है कि हाँ एक रूम है, हमें वहां जाना है, बढ़िया बस सामान इकट्ठे करने हैं, आ जाना है। ये काम नहीं होता है। क्राइम सीन्स आपको जंगल में मिल सकते हैं, जहाँ आपको घने जंगल में जाना है। बारिश का सीन हो सकता है, आपको बारिश में भी काम करना पड़ सकता है कि इस तरीके का एविडेंस हमें वहां से कलेक्ट करनी है क्योंकि मौसम खराब है। इवन हो सकता है कि नदी पार करके हमें कहीं दूर जाना हो। मैंने ऐसे भी केसेस सुने हैं जहां पर क्राइम सीन बहुत ही अजीब सी लोकेशन पे है, जहां आपको बहुत दूर तक ट्रैवल करके जाना है। ट्रैवलिंग इज वेरी डिफिकल्ट। और इवन ऐसे मोबाइल क्राइम सीन्स होते हैं कई सारे कि जहाँ पे एक नहीं है, सिर्फ एक क्राइम सीन नहीं, वो तो प्राइमरी क्राइम सीन था। व्हाट अबाउट सेकेंडरी एंड टर्शियरी क्राइम सीन, और उसके अलावा जो लिंक होता जा रहा है वो सारे विजिट करने हैं। हाँ, जैसे कि मूविंग कार है उसके अंदर अगर ये क्राइम हो रहा है, रेप केसेस हो रहा है, जो एक दामनी केस था जिसे बोलते हैं, वो भी शायद मूविंग बस में था। इसके बाद एक काफी फेमस दिल्ली का भी केस है जिसमें दिल्ली से 4 लड़के किडनैप करते हैं एक विक्टिम को और उसे लेके जाते हैं हरियाणा, वहाँ खेतों में उसकी बॉडी को फेंक देते हैं। तो वो जो उनका पूरा रास्ता था उसको इन्वेस्टिगेट किया गया था, फिर वहां पे भी फोरेंसिक हुआ था कि कहाँ कहाँ उनके स्टॉक थे। तो पूरी टीम में 35 वहाँ स्पॉट थे जो निकले थे जहाँ पे वो रुके थे, कहीं से खाना खाया था, कहीं से मेडिसिन ली है, जहाँ पर उन्होंने बॉडी फेंकी है। तो उन सभी स्पॉट पे फोरेंसिक्स एक्सपर्ट ने अपने सैंपल कलेक्ट किए थे। तो ये भी एक चैलेंज हो सकता है। एग्जैक्टली मतलब आपको एक सिर्फ क्राइम सीन को विजिट नहीं करना, आपको एक केस में हो सकता है कि उसी केस में जहां जहां पे वो अक्यूज्ड गए हैं वो सारी जगह आपको विजिट करनी है। तो हो सकता है कि जैसे आपने बताया कि बॉडी को जंगल में फेंक दिया था, तो अब वो बॉडी जंगल में कहाँ है वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है ढूंढना। अब ऐसे कई रेप केसेस होते हैं, तो अब क्या होता है कि जंगल है, अब आप जंगल में ढूंढ रहे हो एविडेंस, आपको एक फिक्स एरिया भी नहीं पता कि आपको कितनी दूर तक ढूंढना है। तो आप बस ढूंढ रहे हो, एविडेंसेस ढूंढ रहे हो और चल रहा है काम आपका। तो वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है कि आपको एक फिक्स एरिया नहीं पता है, आपको इन्वेस्टिगेशन करना है और आप कितना ही किलोमीटर्स तक करते जा रहे हो। वी हैव सीन द एक्सपर्ट्स इन कोर्ट रूम, तो हमें उतना ही पता है कि रिपोर्ट्स आती हैं और ये इतना इजी है, बट समहाउ आज पता लगा कि इसके पीछे क्या कहानी है और कितना मुश्किल है ये टास्क करना। अगर ये वीडियो आपको काफी इंटरेस्टिंग लगा है और ऐसी वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो इसके लिए प्रियांशी जी का चैनल है जिसपे ये सब व्यूज अपने शेयर करते हैं, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच प्रियांशी फॉर बीइंग हियर, और आपने काफी सवालों के काफी अच्छे जवाब दिए और वो काफी आसानी से हम समझ पाए उनको। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर द व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।